हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम अपनी सीरीज़ का लास्ट पार्ट करेंगे। लास्ट पार्ट 61 क्वेश्चन नंबर 61 टू 67 तक कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे 61 टू 67। ये हमारी एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 2 की सीरीज चल रही थी, जिसमें टोटल 67 क्वेश्चन थे। 60 क्वेश्चन तक, क्वेश्चन नंबर 60 तक हमने कल तक कवर कर लिए थे। तो आज स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 61 से। तो 61 क्वेश्चन में गिवन है, इफ द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मेजर विद एन एक्यूरेसी ऑफ ±0.002 नैनोमीटर, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। हमें अनसर्टेनिटी मोमेंटम कैलकुलेट करना है। अनसर्टेनिटी इन अ पोजीशन गिवन है। सपोज द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज गिवन h/4πm इंटू 0.005 नैनोमीटर। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन डिफाइनिंग दिस वैल्यू। उसने कहा है क्या ये वैल्यू हम डिफाइन कर पाएंगे या नहीं। हमें अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कैलकुलेट करनी है और बाकी हमें एक फॉर्मूला गिवन है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 61 में हम लिखेंगे, हमें गिवन क्या है, क्या फॉर्मूला, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा पी एक्स इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h/4π। ये हमारा फॉर्मूला होता है। हमें गिवन क्या है, हम देखते हैं हमें क्या गिवन है। हमें गिवन है, हमें यहाँ पर गिवन है डेल्टा पी एक्स अनसर्टेनिटी मोमेंटम इज इक्वल टू h/4π इंटू 0.05। हमें ये गिवन है, ठीक है, हमें यहाँ पर ये गिवन है। तो हमें इससे क्या पता चल जाएगा, 0.05 नैनोमीटर हमें गिवन है, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में लाना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू h/4π ऑफ डेल्टा एक्स। तो इससे क्या पता चलता है कि ये वैल्यू जो है वो डेल्टा एक्स की है, ठीक है। तो ये वैल्यू डेल्टा एक्स की नहीं है, ये हमें फॉर्मूला से बताया है, इसे हमें कंपेयर करना है। इससे हमें पोजीशन में अनसर्टेनिटी गिवन है, डेल्टा एक्स की वैल्यू गिवन है 0.002 नैनोमीटर। तो इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। इधर चलेगा 2 × 10⁻³ पहले से है, आ गया। अब -9 पहले से ही था तो आ गया है 2 × 10⁻⁻12 मीटर। डेल्टा एक्स की हमें वैल्यू आ गई है। ये क्या होती है, पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन अ पोजीशन। तो हम अप्लाई करेंगे अपना फॉर्मूला डेल्टा पी निकालने के लिए। क्या करेंगे, h/4π डेल्टा एक्स सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। 6.626 10⁻⁻34 ये किस में होती है, जूल सेकेंड में, डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई पाई। ऐसे कैसे ही रखते हैं, उसकी वैल्यू रखेंगे 2 × 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। ये हमारी वैल्यू यही आ गई है। अगर हम इस वैल्यू को इस वाले वैल्यू से कंपेयर करें, ऊपर गिवन क्या है हमें, डेल्टा पी इक्वल टू 4h/π और वैल्यू गिवन है नीचे 0.05 नैनोमीटर। हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, 10⁻⁻9 मीटर। या इसे ही हम लिख सकते हैं h/4π इंटू 5 × 10⁻⁻11 मीटर। अब आप बताइए, कंपेयर कीजिए, यहाँ पर भी h/4π था, यहाँ पर भी h/4π तो कॉमन आ गया है। तो हम कंपेयर किसे कर रहे हैं, ये वैल्यू क्या है 1/2 × 10⁻12 और ये क्या है 1/5 × 10⁻11। तो ऊपर वाली वैल्यू को अगर हम सोल्व करके आंसर निकालते हैं तो वो हमारा आंसर आता है 2.03। इसका आंसर आता है 2.038 इंटू 10⁻⁻23 जूल को हम किलोग्राम मीटर स्क्वायर में लिख लेंगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आ जाता है। अगर हम इस वाली वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू बड़ी होने, डिनोमिनेटर में जब वैल्यू बड़ी होती है तो डेल्टा पी की वैल्यू क्या आएगी, लेस आएगी। डेल्टा पी की वैल्यू लेस आएगी एज कम्पेयर टू अबव, ठीक है। जो वैल्यू हमने अब कैलकुलेट करी है उससे भी अब आएगी। उसने यही पूछा, क्या पूछा था क्वेश्चन में कि इज देयर इज ए प्रॉब्लम। यस, देयर इज ए प्रॉब्लम बिकॉज एक्चुअल मोमेंटम क्या आ रहा है, स्मॉलर आ रहा है देन द कैलकुलेटेड, सो हम वैल्यू नॉट डिफाइन है। तो हम ये लिख लेंगे एक्चुअल मोमेंटम, ये क्या है, एक्चुअल है। ये गिवन जो था हमें ये था एक्चुअल मोमेंटम, और ये हमने क्या करा है, अपने फॉर्मूले से हमने कैलकुलेट करा है। तो हम यहाँ लिख देंगे एक्चुअल मोमेंटम
actual momentum is less than calculated momentum. So value momentum is not defined. उसने ये तो पूछा था कि क्या इस वैल्यू को डिफाइन करने में कोई प्रॉब्लम है? यस। क्यों? क्योंकि वैल्यू क्या आ रही है? कम आ रही है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 से। अब हमारे 62 टू 67 क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, तो चलो हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में हमें एन, एल और एम एल और एम एस चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू गिवन है। कॉम्बिनेशन बता के बताओ, कॉम्बिनेशन बनाओ और बताओ एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। इनकी एनर्जी कैसे कैसे आएगी। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। फर्स्ट पार्ट में गिवन है, इसके फर्स्ट पार्ट में गिवन है एन की वैल्यू है 4, एल की वैल्यू है 2, एम एल की वैल्यू है -2 और एम एस की वैल्यू है -12। अब आप बताइए, अगर एन की वैल्यू 4 है और एल की वैल्यू 2 है तो एन तो हम क्या लिख लेंगे? 4L 2 किसके लिए होता है? D के लिए। तो ये कौन सी सेल हुई? D। सेकंड पार्ट में हमें N और L को देख के बता सकते हैं, तो हम ज्यादा वैल्यू नहीं लिखेंगे, N की वैल्यू लिखेंगे बस। N की वैल्यू 3 है और L की वैल्यू 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? 3D। थर्ड पार्ट में क्या है? थर्ड पार्ट में यहां देख लीजिए, थर्ड पार्ट में N की वैल्यू 4 है और L की वैल्यू 1 है। N की वैल्यू 4 है और L की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 4P। फोर्थ पार्ट में N की वैल्यू 3 है, L की वैल्यू 2 है। N की वैल्यू 3 है, L की वैल्यू 2 है, ये है हमारा फोर्थ पार्ट, तो ये भी हो जाएगा 3D। फिफ्थ पार्ट में N की वैल्यू 3 है और L की वैल्यू 1 है। N की वैल्यू 3 है और L की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 3P। लास्ट पार्ट में गिवन है N की वैल्यू 4, L की वैल्यू 1। N की वैल्यू 4, L की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा हमारा 4P। अब कंपेयर करना है हमें। अब कंपेयर करो कौन कौन से आ गए हैं हमारे पास। दो तो आए हैं 3D। देखो जो 3D है और 3D है, उन दोनों की एनर्जी आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। दो है हमारे 4P, जो 4P है और 4P है, उन दोनों की एनर्जी भी क्या होगी? आपस में इक्वल होगी। 4D है तो इसकी एनर्जी तो उससे ज्यादा ही होगी, और एक 3P है तो उसकी एनर्जी कम ही होगी। ये हमने एनर्जी का ऑर्डर किस बेस पे लिखा है? देखो जब भी कभी आपको ये सबसेल्स ये दे रखे हमें क्वांटम नंबर और ये ऑर्बिटल निकाल के एनर्जी की बात कर रहा है, तो दो रूल डिपेंड्स ऑन द टू रूल्स। दिस क्वेश्चंस डिपेंड ऑन द टू रूल्स, ये हमें पता ही होना चाहिए। सबसे फर्स्ट रूल होता है N+L रूल, एंड सेकेंड रूल होता है हमारा ग्रेटर वैल्यू ऑफ N। अब देखते हैं, चेक करते हैं सबके लिए। एन सबसे पहले चेक करना पड़ता है N+N रूल, जिसकी N+L की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। चलो चेक करते हैं इसकी N+L वैल्यू। ये क्या आएगा? 3 + P के लिए क्या होगा? 1, तो ये क्या आ गया है? 4। इसके लिए चेक करते हैं 3 + 2, तो ये क्या आ गया है? 5। तो 3P से 3D की एनर्जी ज्यादा होगी, ये तो क्लियर हो चुका है। अब आते हैं 4P में, 4 + 1। अब जब हमारे रूल फेल हो जाए और ये क्या है? 4 + 2, तो ये आ गया 6। चलो हमें कंपैरिजन समझ में आ रहा है कि 3P से ज्यादा होगी एनर्जी 3D की, और 3D से ज्यादा हमने 4P को यहाँ लिखा हुआ है, रीजन नहीं बताया अभी। 4P से एनर्जी ज्यादा होगी 4D की। अब 3D और 4P की एनर्जी N+L की वैल्यू सेम आने के बावजूद भी हमने 4P की एनर्जी को ज्यादा क्यों रखा, इसका रीजन हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ हमारा फर्स्ट रूल फेल हो गया। मीन्स अगर फर्स्ट रूल की वैल्यू सेम आ जाए तो हमें अप्लाई करना पड़ेगा अपना सेकंड रूल, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ N ग्रेटर विल बी द एनर्जी। सो यहाँ सेकंड रूल अप्लाई हो चुका है। N की वैल्यू क्या है 4P में? फॉर द 4P के लिए N है 4 और फॉर द 3D के लिए N है 3। बस दिस इज द रीजन जिससे N4P की 4P हैज द मोर एनर्जी एज कंपेयर टू 3D। तो अब ये क्वेश्चन हमारा यहाँ खत्म हुआ। होप सो आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में गिवन है द ब्रोमीन एटम पजेस द 35 इलेक्ट्रॉन। आपको पता ही है ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 और 37 होता है। तो ब्रोमीन में 35 उसने इलेक्ट्रॉन बता दिए हैं, तो प्रोटॉन भी 35 ही होंगे। ठीक है, इट कंटेन द 6 इलेक्ट्रॉन एट 2p। मीन्स ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें गिवन है 6 इलेक्ट्रॉन एट 2p, 6 इलेक्ट्रॉन 3p एंड 5 इलेक्ट्रॉन 4p।
3p, विच ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस द लोवेस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कौन एक्सपीरियंस करेगा लोवेस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। तो चलो हम देखते हैं अपना ब्रोमीन वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है 63 में हमें 35 ब्रोमीन गिवन है और ब्रोमीन में हमें बता रखा है 2p6 है, 3p6 है और 4p5 है। अब आपको बताना है कौन एक्सपीरियंस करिएगा लोवेस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लोवेस्ट फील करेगा 4p5 बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस से दूर होने की वजह से न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पर इतना इफेक्ट नहीं डाल पाएगा, मीन्स इस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 4 इतना नहीं लग पाएगा न्यूक्लियस का। तो हम कहेंगे लोवेस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है 4p5, लोवेस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फील करेगा 4p5। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर हमें 64 पर आ गए हैं। 64 में गिवन है अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द ऑर्बिटल्स विच ऑर्बिटल एक्सपीरियंस द लार्जर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखो बिल्कुल 63 का अपोजिट क्वेश्चन गिवन है, इस बार पूछ रहा है लार्जर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कौन एक्सपीरियंस करेगा। तो चलो इसका आंसर भी हम बड़े आराम से दे सकते हैं। तो हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 64। 64 में हमें गिवन है फर्स्ट पार्ट में 2s एंड 3s, सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है 4d एंड 4f, थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 3d एंड 3p। कंपैरिजन इन दोनों में करना है, इन दोनों में एंड इन दोनों में, ठीक है। तो हम कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। कंपैरिजन में 3s है और 3p। अब बताइए दोनों है तो ऐसे, पर 2 सेल्स पास में होगी न्यूक्लियस के, तो कौन ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा 2s एज कम्पेयर टू 3s। नेक्स्ट वाले में n की वैल्यू तो सेम है, पर d सब सेल पास होती है एज कम्पेयर टू f सेल, तो कौन ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा 4d एज कम्पेयर टू 4f। अब यहाँ पर ये भी 3 है, ये भी 3 है, n प्लस एल की वैल्यू सेम है, पर p ऑर्बिटल पास होने की वजह से कौन ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा 3p ऑर्बिटल। तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करने का हमारा क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व कर लिया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65 पर। द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द एल्यूमिनियम और सिलिकॉन प्रेजेंट इन द 3p में ही दोनों के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। विच इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस द मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फ्रॉम द न्यूक्लियस। हमें क्वेश्चन नंबर 65 में बताना है एल्यूमिनियम का क्या होता है 13 और सिलिकॉन का क्या होता है 14। सिलिकॉन का क्या होता है 14। तो हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो 1s2, 2s2, 2p6 और लास्ट आता है 3p3 और ये आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 3p1 आएगा कि बीच में हमने छोड़ दिया है 3s2 और यहाँ आएगा 3s2, 3p2। तो एल्यूमिनियम में 3p1 है, सिलिकॉन में 3p2 है। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कौन एक्सपीरियंस करेगा। तो हम बताते हैं सिलिकॉन में 13 पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो इसमें 13 प्लस 13 पॉजिटिव चार्ज है। सिलिकॉन की बात करें तो प्लस 14 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा होगा सिलिकॉन का। तो हमारे इसका आंसर क्या हुआ सिलिकॉन बिकॉज ऑफ द 14 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 66। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। यहाँ हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में फर्स्ट पार्ट में गिवन है फॉस्फोरस। फर्स्ट पार्ट में गिवन है फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी हमारी 3p3। तो 3p3 में 3 इलेक्ट्रॉन है, हमने कैसे फिल करके दिखाए ऐसे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए हैं 3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए हैं 3। सेकेंड पार्ट में हमें क्या गिवन है हम चेकआउट करेंगे। सिलिकॉन हमने ऊपर भी निकाला था, क्या आ रहा था 3p2। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए 2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट में देखते हैं गिवन है क्रोमियम
क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है और ये एक्सेप्शन केस आता है। क्रोमियम को लिखते हैं 4s1 3d5। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हुए? 6। 5 तो हो गए 3d वाले और एक हो गया हमारा 4s वाला। ठीक है, 4s है, ये 3d है, तो हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6। अब हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है आयरन Fe और Fe का होता है 26। इसे लिखते हैं 4s2 3d6। तो यहाँ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? 4। यहाँ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। लास्ट पार्ट है क्रिप्टॉन। लास्ट पार्ट है क्रिप्टॉन आपको पता ही होगा नोबल गैस है और नोबल गैस में नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्वेश्चन नंबर 66 भी कर लिया है। अब हम आते हैं अपने फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 के 2 पार्ट हमें सोल्व करने हैं। फर्स्ट पार्ट में गिवन है हाउ मैनी सब सेल्स आर एसोसिएट विद n इज इक्वल टू 4। अगर n की वैल्यू 4 है तो सब सेल बताइए। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ सब सेल ms वैल्यू हाफ। अगर n की वैल्यू 4 है और ms की वैल्यू हाफ है तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? तो देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 67 का सॉल्यूशन। n की वैल्यू 4 के लिए l की वैल्यू निकाल लेंगे 0 to n-1। तो ये आ जाएगा 0 to 4-1। तो ये आ जाएगा 0 to 3। तो हम सारी सब सेल लिख लेंगे 1 2 3। ये हमारी 4 सब सेल्स आ गई हैं। अब 4 सब सेल्स के लिए बता सकते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने का। सब सेल कितनी हुई? 4। ठीक है, अब बताते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। 2 इंटू 4 का स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 16 दैट इज द 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और 32 में आपको पता है सारे अप स्पिन तो होंगे नहीं, तो 16 क्या होंगे? अप स्पिन और 16 क्या होंगे? डाउन स्पिन। मतलब इनके ms वैल्यू क्या होगी? हाफ और इनके ms वैल्यू क्या होगी? माइनस हाफ। तो ठीक है, उसने क्या पूछा है n इज इक्वल टू 4 के लिए जब ms की वैल्यू माइनस हाफ है तब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे? तब टोटल इलेक्ट्रॉन पूछे तो कितने आ जाएंगे? 16। इसका आंसर है 16। और ये हम बात ऐसे भी बता सकते थे, ये 0 किसके लिए होगा? s के लिए। s में कितने आते हैं? 2। 1 किसके लिए होगा? p के लिए। और p में कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 6। तो 2 + 6। d में कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम d में आ सकते हैं 10। तो हो जाएगा प्लस में 10। और ये क्या था? s p d f। और f में कितने आ सकते हैं? 14। तो इन सबको मिलाने के बाद हमारे बैठते हैं टोटल 32 इलेक्ट्रॉन। तो 32 इलेक्ट्रॉन थे। हमने आपको ये क्वेश्चन 2 टाइप से करके दिखा दिया है। या तो SPDF जो भी ऑर्बिटल्स आ जाते हैं उनके बेस पे निकाल लीजिए या ये फॉर्मूला लगा लीजिए। टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं? 2n स्क्वायर। ठीक है, हम दोनों टाइप से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज हमारा इस वीडियो के साथ साथ एक चैप्टर भी खत्म हुआ और ये हमारी सीरीज खत्म हुई। अब आप हमें बता सकते हैं हम इसके नेक्स्ट चैप्टर कराएं या हम सोच रहे हैं कि हम अपना मैथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम सोच रहे हैं क्लास 10th का NCERT मैथ स्टार्ट करें। तो आप हम कमेंट करके बता सकते हैं आपको कौन सी वीडियो चाहिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।